लेट्स कंटिन्यू विद द पेपर डिस्कशन ऑफ मॉक 1 टर्म 1। हम कल केस स्टडी के क्वेश्चन हमारे बचे थे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सिमिलर, आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे दी सिमिलर ट्राइंगल्स पे, और है ना कि सिमिलर ट्राइंगल्स कैन बी यूज्ड टू फाइंड द लेंथ और हाइट ऑफ सर्टेन थिंग्स. You can use them to find out the length of shadows, people and buildings. An example would be that if you are beside a building and the building casts a shadow of 35 feet, your shadow is 8 feet long and your height is 5 feet. You can set a proportion to figure out the building's height. आपको पता है, आप सिमिलैरिटी लगा सकते हैं. हाँ, तो दिस इज अनदर एग्जाम्पल. अब उसमें उन्होंने आपको क्या बोला, ये टेनिस प्लेयर है, ये टेनिस की बॉल को हिट कर रहा है, तो किस हाइट से मारे ताकि ये बॉल इतनी दूर जाए. फाइंड द वैल्यू ऑफ द हाइट h मीटर इन द अबव डायग्राम एट विच द टेनिस बॉल मस्ट बी हिट सो दैट इट विल जस्ट पास ओवर द नेट. ये नेट 0.9 मीटर, तो जस्ट नेट के ऊपर से जाए, जस्ट टच करते हुए थोड़ा सा ऊपर से, ताकि दूसरा प्लेयर जो है मिस करे शॉट. एंड लैंड 6 मीटर्स अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द नेट. नेट से 6 मीटर दूर जा करके हिट करे. हाँ, हमको ये इन्फॉर्मेशन भी, सोचो मतलब गेम्स में भी आपका सिमिलैरिटी यूज़ हो रही है, मैथ्स में भी आप लगाएंगे तो वहाँ पर भी आपका ट्राइंगल्स का ये सब यूज़ हो रहा है. ये एच है ऑब्वियसली नेट, और ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल कॉमन है. ये हाइट, ये डिस्टेंस हमको 6 दिया है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 12 दिया है, एंड दिस हाइट इज 0.9 मीटर, और वो हाइट पूछी है. So you know that these two triangles will be similar by double A or triple A. एक एंगल कॉमन, एक 90, और दूसरा भी कॉरस्पॉन्ड लाइन्स पैरेलल हो जाएंगी कि एक एंगल 90 है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से तीसरा भी इक्वल हो जाएगा. सिंपली याद हम ये रखें कि दोनों सेम लाइन पे दो परपेंडिकुलर्स हैं, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, तो ऑब्वियसली दिस स्मॉलर ट्राइंगल एंड बिगर ट्राइंगल आर सिमिलर टू ईच अदर. अब दूसरी बात, यहाँ बीपीटी नहीं लगेगी. क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ पर इन दोनों साइड और इन दोनों साइड में रिलेशन नहीं चाहिए, हमें रिलेशन ट्राइंगल की इन दोनों साइड और इस साइड में चाहिए, तो हमें यहाँ सिमिलैरिटी ही यूज़ करनी पड़ेगी. अब सिमिलैरिटी यूज़ करेंगे तो छोटे ट्राइंगल की साइड अपॉन बिग ट्राइंगल की साइड आएगी, है ना. तो हम यहाँ पर देखें तो आपका क्या हो रहा है, ये वाली साइड दैट इज 0.9 अपॉन ये साइड दैट इज h इक्वल टू इस ट्राइंगल की साइड दैट इज 6 अपॉन इस पूरे ट्राइंगल की साइड दैट इज 6 प्लस 12 18 आएगा. 12 नहीं आएगा फॉर्म में, फॉर्म में 12 नहीं आएगा क्योंकि 12 इस ट्राइंगल की साइड नहीं है. ट्राइंगल की साइड पूरी यहाँ से यहाँ तक होगी, तो 6 3 ज़ा 18, 3 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 9 3 ज़ा 27, डेसिमल एक प्लेस शिफ्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2.7 मीटर. तो इस क्वेश्चन का आंसर 2.7 था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइंगल ABC इज इक्विलेटरल एंड D and E आर पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC. इक्विलेटरल ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स हैं D and E. तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ADE, ये दोनों मिड पॉइंट है, तो ये लाइन इसके पैरेलल और इसके हाफ के इक्वल होगी, या ये वाली साइड हाफ के इक्वल हो गई. तो बेसिकली क्या हुआ, ये वाली साइड इसके हाफ के इक्वल होगी, तो दोनों ये वाला ट्राइंगल भी इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया क्योंकि सेम साइड्स के हाफ हुए, ये सब इक्वल थे तो ये भी इसके हाफ के इक्वल है, तो दोनों साइड्स में रिलेशन 1/2 का है. तो हमें रिलेशन एरिया का किसका पूछा है, ABC टू ADE पूछा है, तो रिलेशन क्या आएगा 4:1. उल्टा पूछा होता ADE अपॉन ABC तो 1:4. अभी आंसर आएगा 4:1. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल एट C. तो रिलेशन क्या है, तो ये तो आपको याद ही होगा कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते. राइट एंगल एट C, तो हाइपोटेनस क्या हो गया AB, तो AB स्क्वायर इज 2 टाइम्स BC स्क्वायर, ये 2 टाइम्स AC स्क्वायर. NCERT का क्वेश्चन है ये आपका, दोनों साइड इक्वल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे कंडीशन आएगी AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC D and E, DE is parallel to AB. DE पैरेलल है AB के, तो मैंने DE इधर बना दी AB के पैरेलल. अब AD की वैल्यू है 2x, BE की वैल्यू है 2x - 1, CD है x + 1,
एंड सी ई है x-1 और हमको वैल्यू निकालनी है x की। तो आपको ये पता है कि लाइन ये अब यहाँ पर बीपीटी लगेगी, तो हम इसके अपॉन में ये और इसके अपॉन में ये लिखेंगे, तो हम डायरेक्टली इनको इस तरह से क्रॉस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब क्या हो जाएगा 2x मल्टीप्लाइड बाय x-1 इक्वल टू 2x-1 इंटू x+1, 2x-1 मल्टीप्लाइड बाय x+1, ये हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2x² माइनस 2x, इसको 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² प्लस 2x माइनस 1 है तो सिंपली साइन चेंज, 2x² से 2x² कैंसल, ये 2x इधर आके ऐड होगा तो 2x माइनस x बचा, माइनस 2x इधर आएगा ऐड होगा 3x हो जाएगा, माइनस 1 उधर गया 1, तो 1 इक्वल टू 3x, तो x की वैल्यू क्या आई 1/3, तो x का आंसर आपका आ रहा है 1/3। ठीक, तो ये भी अपना किया हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया हुआ है। ये लाइंस तीनों परपेंडिकुलर ऑन द सेम लाइन, तो दे आर पैरेलल टू ईच अदर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये x है, ये z है, ये y है। इसमें आपको सीधे रिलेशन याद होना चाहिए, कौन सा 1/x बीच वाली साइड का 1/x इक्वल टू इन दोनों साइड के रेसिप्रोकल का सम 1/y प्लस 1/z, 1/x इक्वल टू 1/y प्लस 1/z है। हाँ, ये क्रॉस नहीं है, तो ये रिलेशन यदि आपको याद है आप डायरेक्टली कर लोगे। हम इसको निकालते कैसे निकालेंगे, टाइम लगेगा कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर है, एक एंगल कॉमन है 90, डबल SSEPST लगाएंगे x/z इक्वल टू दिस फुल साइड, फिर इधर से भी यही करते x/y इक्वल टू दिस, फिर दोनों कंडीशंस को ऐड करके फिर ये आंसर आता है। दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बट इफ रिमेंबर द एंड रिजल्ट यू कैन डायरेक्टली यूज इट। हमको यहाँ पर बोला है x20 है और y30 है, तो x20 y30 इधर आएगा माइनस होगा इक्वल टू 1/z, z हैज टू बी कैलकुलेटेड। एलसीएम 20-30 का हो गया 60, इधर 3 इधर 2 बचेगा 1/60 इक्वल टू 1/z, तो z की वैल्यू क्या हो गई 60 मीटर। कैलकुलेशन में भी कोई टाइम नहीं लगा इसका, ये आ गया 60 मीटर। केस स्टडी 2 है अब आपकी पोलिनोमियल्स। Since polynomials are used to describe curves of various types, people use them in the real world to graph curves. For example, roller coaster designers may use polynomials to describe the curves in their rides. Combinations of polynomial functions are sometimes used in economics to do cost analysis. They are also used in medicine. When a medicine is given to a patient, a definite polynomial is used to know the effect of concentration of drug in the body of patient along with time. Suppose for a drug, polynomial is as mentioned in figure, where t stands for time in hours. We can calculate concentration in blood by taking different values of time. हम आपने देखा होगा जब भी डॉक्टर आपको, आप बीमार होते हैं डॉक्टर को दिखाते हैं, वो आपको दवाई का कुछ टाइम बोलते हैं कि दिन में 2 बार लेना है 3 बार लेना है, वो इसी हिसाब से होता है कि उसका कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में बना रहे लगातार, ताकि उसके इन्फेक्शन से आप लड़ पाओ, है ना, ठीक हो पाओ। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन ब्लड आफ्टर t आवर्स का पोलिनोमियल हमको गिवन है c इक्वल टू -2t³ प्लस 6t² माइनस 8t प्लस 8, वेयर t इज टाइम, कॉन्सेंट्रेशन इज मिलीग्राम पर डेसीलीटर, मतलब 1/10 ऑफ लीटर। अब पूछा है व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन बॉडी आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा। तो हम यहाँ t की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2, तो 2 का क्यूब 8 इंटू -2 इज -16, 2 का स्क्वायर 4 6 24, -8 2 16 प्लस 8, -16 ऐड होके देंगे -32 प्लस 24 प्लस 8 विल ऑल्सो गिव यू प्लस 32 माइनस 32 0। तो 2 घंटे बाद ब्लड का फॉर्म में उस दवा का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ज़्यादा टाइम ले लेते तो नेगेटिव में भी आ जाता आंसर, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे निकालना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंपल पोलिनोमियल का है कि इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 6 देन द अदर जीरो इज, एक जीरो 6 है, हमें दूसरा जीरो निकालना है, तो मैं सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। यदि मैं सम ऑफ जीरोस यूज़ करूँ
तो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए मतलब 5 और एक जीरो आपका 6 है, 6 उधर जाके माइनस होगा तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई -1, द अदर जीरो इज -1। ये मैंने सम ऑफ जीरोज यूज़ किया था। यदि आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यूज़ करते तो आपका अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती -6। अब यदि ये अल्फा सिर्फ 6 है तो डिवाइड बाय 6 होता, तब भी आंसर क्या आता -1। और यदि आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके करते तो भी आंसर आपके यही आना चाहिए थे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं आता क्योंकि वहाँ पे आपका 3 2 6 होता, निकलता ही नहीं, नहीं निकल जाता, 6 1 6 और वो से 3 और 2 से नहीं निकलता, प्लस होता तो 3 और 2 आता करेक्ट। पर ये अल्फा बीटा से ज़्यादा इजी पड़ता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई हुई है। 1 बाय प्लस अल्फा प्लस 1 बाय बीटा इज डायरेक्टली माइनस पी अपॉन सी, क्योंकि ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, उसकी वैल्यू हमें पता है ये आती है। तो बी इज 11 एंड सी इज 5 और साइन नेगेटिव आएगा तो आंसर क्या आएगा -11 अपॉन। नेक्स्ट है, इफ अल्फा एंड 1 बाय अल्फा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अल्फा एंड 1 बाय अल्फा मतलब जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। When zeros are reciprocal of each other, then product of zeros is 1. तो product of zeros is c upon a. तो c upon a equal to 1 मतलब c और a इक्वल, c आपका k माइनस 4 है, a आपका 4 है, तो k माइनस 4 इक्वल टू 4, तो k की वैल्यू क्या आ गई 8। हाँ, कंसेप्ट पता है तो इट विल नॉट टेक टाइम, अदरवाइज आप थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा के करेंगे, फाइनली आंसर यही आएगा। फिर है अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई 5, माइनस बी अपॉन ए, बी इज ऑलरेडी माइनस, तो 5 अपॉन 1 5, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह हम 5 रखेंगे, -3 अल्फा बीटा इज सी अपॉन ए मतलब 6, तो 6 3 are 18, 5 माइनस 18 विल गिव यू -13। तो इसका आंसर आपका आ गया -13। विद दिस योर पेपर डिस्कशन इज ओवर। तो आपको जिस भी कंसेप्ट में प्रॉब्लम है उस पर आप फोकस कीजिए, हाँ, उसकी और प्रैक्टिस कीजिए, उस तरह के और क्वेश्चंस कीजिए और कंसेप्ट अच्छे से कर लो। कोई कंसेप्ट ऐसा नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम में जिसके लिए आप ये सोचो कि एग्ज़ाम में ना आए, है ना। कोई भी क्वेश्चन बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे भी डर लगता है, उसको ज़्यादा प्रैक्टिस करो, उस पर ग्रिप कर लो, तो तुम्हें ये नहीं लगेगा एग्ज़ाम में ये प्रश्न नहीं आ जाए, है ना। हमारे संग यही होता है कि हमको जो नहीं आता हम सोचते हैं ये नहीं आना चाहिए, नहीं तो हमारे नंबर कट जाएंगे। तो जो ऐसा कोई भी क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करो, पूछ लो, क्लियर कर लो, ठीक है। अब हम करेंगे एमजीडी का पेपर। तो रूल्स तो वही हैं। अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग -13 एंड 7 ओनली, 2 ही जीरो हैं जिसके, तो उसकी डिग्री क्या होगी 2। द एरिया enclosed between two concentric circles is 770. If the radius of the other circle is 21, then radius of the inner circle is दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बीच का एरिया, मतलब क्या हो गया एरिया ऑफ रिंग। एरिया ऑफ रिंग क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमको गिवन है 770, और रेडियस ऑफ आउटर सर्कल 21 गिवन है, इनर सर्कल पूछी है। तो कैपिटल आर इज 21, पाई इज 22/7 इंटू 21 का स्क्वायर, डायरेक्टली लिख दें 441 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 770। तो ये 22/7 उधर जाएगा, तो 22 11 2 22, 11 से 77 0, 2 से इसको कैंसिल करोगे 35, 7 आ रहा है इधर मल्टीप्लिकेशन में, तो 441 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू 35, तो 7 5 35 बचेगा, 3 7 3 21 और 3 2 34 23, 7 5 35 बचा, 3 7 3 21 और 3 21 और 3 24, हाँ मैं बोल 24 चल रही होगी, 23 रही 245 माइनस आर स्क्वायर है, इसको उधर इसको इधर करो, तो 441 में से 245 को माइनस करो इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। 11 माइनस 5 6, ये हो गया 9, ये हो गया 1 196, इसका स्क्वायर 14 का, तो इनर रेडियस आपकी क्या आ गई
14 सेंटीमीटर। इसका आंसर आपका आ गया 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपको आंसर याद होना चाहिए। इसका आंसर आएगा 10 स्क्वायर ए। हम इसको 1/10 स्क्वायर लिखते, एलसीएम लेते, कैंसिल हो जाता, 1 + 10 स्क्वायर, 1 + 10 स्क्वायर, डिनोमिनेटर का 10 स्क्वायर है, न्यूमरेटर में जाता, तो आंसर आता 1/10 स्क्वायर ए। असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है, if a wire of length 44 centimeter is bent in the shape of a circle, then area of the circle so formed is 154. रीजन है circumference equal to length of the wire, तो ये तो करेक्ट है। रीजन करेक्ट है तो हमें असर्शन चेक करना पड़ेगा कि वायर की लेंथ 44 है और उसको हमने बैंड किया, तो एरिया ऑफ द सर्कल इज 154। लेंथ 44 थी तो सर्कमफरेंस के इक्वल हुई, मतलब 2πr = 44। तो रेडियस की वैल्यू क्या होगी, 2 × 22/7, 44/7 ही हुआ ही, 44 कैंसिल हो गए, रेडियस आपकी क्या आ गई 7। देखो डिग्री लिख के करते हैं तो 2 × 22/7 × r = 44, ये होता 22 × 2 = 44 कैंसिल, 7 उधर गया, रेडियस आपकी 7 आ गई। तो रेडियस 7 आ गया, हमें एरिया निकालना है। रेडियस 7 के साथ याद ही कर लो, एरिया 154 आता है, क्योंकि पाई 22/7 × r² मतलब 7 × 7 एक कैंसिल, 22 7 = 154। असर्शन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, और रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन कि सर्कमफरेंस जो है वो लेंथ ऑफ वायर के इक्वल होगा, उसी से रेडियस निकली, तभी हम एरिया कैलकुलेट कर पाए। तो ऑप्शन ए आएगा इसमें, रीज़न इज द आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज 10 यूनिट्स। मैंने भी अभी आपको टेस्ट में दिया था इस कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन। डिस्टेंस दिया है 2 पॉइंट के बीच में, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो 12 - 4 8, 8 का स्क्वायर डायरेक्टली लिखो बेटा, ये नहीं कि हम फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। सब्सटीट्यूशन शुड बी इन योर माइंड, यू शुड बी एबल टू डू दिस। नहीं कर पा रहे हो तो आपकी प्रैक्टिस में कमी है। हाँ, 12 - 4 8, 8 का स्क्वायर 64, और x + 5 हो जाएगा। x माइनस माइनस होता है, साइन प्लस हो जाता है, प्लस x + 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 है, 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100। उस साइड भी स्क्वायर करना है, ये याद रखो। अब ये 6400 में से माइनस होगा तो 36 आ गया, मैं डायरेक्टली स्क्वायर रूट ले लूँ तो x + 5 की वैल्यू क्या आएगी +-6। अब ये +-6 है तो x = +5 उधर जाएगा, -5 और +-6। एक बार आप पॉजिटिव 6 लोगे तो -5 + 6 वैल्यू +1, एक बार माइनस लेंगे तो आंसर क्या आएगा -11। तो आपके दो आंसर्स आ रहे हैं 1 एंड -11। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन, इनके पेपर में मिक्स करके दे रखा है, एक असर्शन रीजन बीच में, एक फिर आ गया। If a box contains 3 white, 7 red and 9 black marbles, then the probability of not drawing a red ना आए, उसकी probability क्या होगी, red ना आए तो blue, black and white चलेगी, 9 + 3 12/19, और इन्होंने दिया है 5/19, तो ये false है। ये false है तो assertion false is the only one option, that is D. I am not required to check reason when assertion is false. नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटर ऑफ सर्कल उस एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आर दिस, तो हमको सीधे क्या लगाना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए हैं और सेंटर पूछा है, तो सीधे 9 - 2 7/2, तो 7/2 x में एक में लिखा है तो y 4 आना चाहिए, 5 + 3 8/2 है ना, एक करेक्ट आ गया, और किसी को वो है नहीं तो मुझे दूसरा निकालने की एक्चुअली ज़रूरत नहीं थी, है ना। या समझ जाएंगे ये सब बातें तो बड़ा आसान हो जाएगा। ऐसा सेम क्वेश्चन IIS के पेपर में भी था कि इन द गिवन फिगर 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर ईच आर शोन, ABCD इज अ रेक्टेंगल एंड AD and BC आर द रेडियस, द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज। तो हमको क्या पता है, लाइट चली गई, हमको क्या पता है, नहीं लाइट चली गई। चलो यदि लाइट आ जाएगी तो मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है कि कहाँ है कैमरा। ओके, लाइट आ जाएगी तो बेटा मैं रिकॉर्ड करके भेजूंगी, नहीं आगे कंटिन्यू।